नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर सीएम चुनावी यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अपनी चुनावी यात्रा में पीएम आज कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उनका राममय वातावरण में 370 हटने के बाद बेहद भव्य स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे से पूरी घाटी गूंज उठी। लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में पीएम का चुनावी दौरा बेहद खास होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। और कश्मीर वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज पीएम मोदी कश्मीर वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की कोर ग्रुप की मीटिंग बीते दिन हुई। इस दौरान लगभग 150 सीटों की दूरी लिस्ट पर मंथन किया गया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। बीते दिन हुई बैठक लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें 8 राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई। राजस्थान की फंसी 10 सीटों पर भी चर्चा हुई। साथ ही हरियाणा की सभी सीटों पर भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक में सीटों को लेकर हुई चर्चा के बाद सामने आया है कि पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज भी कुछ राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को 3 सीटें दे सकती है। वहीं हरियाणा में बीजेपी अकेले सभी 10 सीटों पर लड़ सकती है। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है। कोर कमेटी में कई अन्य राज्यों पर उनकी सीटों 150 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव जहां एक तरफ बेहद नजदीक आ गए हैं और ऐसे में सियासी उठापटक तेज हो गई है। सियासी हलचल के चलते पक्ष विपक्ष एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। वहीं यूपी में भी सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां बीते दिन आगरा वासियों को मेट्रो की सौगात मिली। तो दूसरी ओर आज का भी दिन बेहद खास है, क्योंकि आज एक ही मंच पर एक बार फिर से योगी और जेपी नड्डा साथ साथ नजर आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के लक्ष्य 400 पार को भी आज मंच पर साधने का काम किया गया है। वहीं सबसे खास बात तो यह है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने का भी काम करेगी। तो ऐसे में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। वहीं अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। वहीं इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो आज का दिन बेहद खास है आगरा के लिए। ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन होना है और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचेंगे और जेपी नड्डा के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और आगरा के जनप्रतिनिधि व प्रदेश के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। आपको दिखा दें, ये आगरा का कोटी मीना बाजार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ा पंडाल बनाया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनको साधने का काम 2024 के चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं ताजनगरी आगरा को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5,198 करोड़ की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जातिगत समीकरण को लेकर आज आगरा में बात, क्या असर देखने को मिलेगा आगरा में?
चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित जाति अधिवेशन होना है वो आगरा से इसकी शुरुआत की गई है और आगरा में एक महासम्मेलन हो रहा है आगरा के कोटी मीना बाजार में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं और उनके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आगरा में पहुंचेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा को कल एक बड़ा तोहफा दिया था, मेट्रो की सौगात दी थी। वहीं आज भी आगरा को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5,198 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा को कल भी एक बड़ा तोहफा दिया गया था देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, जो कोलकाता से वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़े थे। आगरा के लोगों को काफी लंबे समय से मेट्रो का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी पूरी हो गई, क्योंकि कल आगरा वासियों को मेट्रो मिल गई और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कुछ ही देर में तो आगरा के कोटी मीना बाजार पहुंचेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। आपको दिखा दें, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से 454 व्यवस्थाएं की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी जिशान, अगर बात की जाए पहले मेट्रो का तोहफा और इसके बाद आज कई अन्य तोहफे आगरा वासियों को मिलने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार क्या कोई रणनीति बना रही है? आगरा में तोहफों का मतलब क्या है जिशान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र में सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा लकी साबित होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार इसी कोटी मीना बाजार में सभा की थी। और ये आगरा एक बड़ा शहर है, क्योंकि पर्यटन नगरी भी यहाँ कहा जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने आगरा से ही 2014 में एक जनसभा की थी और यहाँ पर जनता से वादे किए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगरा की जनता से वादा किया था कि आगरा को एक बड़ा तोहफा देंगे, मेट्रो की सौगात देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आगरा को से जो वादे किए थे, कल उन्होंने अपने वादों पर अमलीजामा पहनाया है। कल आगरा को मेट्रो की सौगात दी है। ताजनगरी आगरा वासियों में भी बड़ा हर्ष और उल्लास था, क्योंकि आज से ताजनगरी आगरा के लोग मेट्रो का सफर भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी अनुसूचित जाति वर्ग का अधिवेशन होना है, उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि दलितों को भारतीय जनता पार्टी को साधना है। 2024 का चुनाव है, वही उसी को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दलित हैं उनको और जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। वही हसीम अरुण की बात करें, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की बात करें, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के जो अधिवेशन है उनको साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जिशान बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का दिन ताजनगरी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जातिगत समीकरण साधने का जो एससी मोर्चा अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसमें अनुसूचित जातियों को भारतीय जनता पार्टी साधने का कार्य करेगी। उनके साथ सीएम योगी और जेपी नड्डा भी एक मंच पर एक साथ देखने को मिलेंगे। तो बेहद खास दिन होने वाला है, जहां बीते दिन मेट्रो की सौगात मिली थी आगरा को, वहीं आज कई अन्य सौगातें भी सीएम योगी देने वाले हैं आगरा वासियों को। तो आगरा के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनावी दौर में तोहफों का सिलसिला लगातार जारी है, तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोगों को लुभाने का कार्य भी किया जा रहा है, फिर वो पक्ष हो या फिर विपक्ष। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा श्रीनगर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं,
देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से शेष दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना, उनको कहता हूं आप जाइए, लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है? मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे, ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े, और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा। आपको 5%, 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा। श्रीनगर आए, एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया, मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। और अब मैं एक नए क्षेत्र के लिए आपको आह्वान करता हूं। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं।
पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है, ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं। एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी
कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेजबानी की है। अब जम्मू कश्मीर देश की शीतकालीन खेल विंटर गेम्स एक राजधानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब 1000 खिलाड़ी देश भर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था।
मेहनतकश इंसान का पैसा था। आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एन.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जे.एन.के बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जौनपुर में थाना सिकरारा क्षेत्र के बोधापुर गांव में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर भाजपा नेता प्रमोद यादव की हत्या कर दी। प्रमोद यादव बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। दिन दहाड़े हुई वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पूरे इलाके के साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। थाना क्षेत्र सिकरारा के बोधापुर गांव ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रमोद यादव, जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हॉस्पिटल आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं। जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाए। अभी सूचना के हिसाब से 3 लोग थे, तो एक जगह थे और एक अलग। लोकसभा चुनाव का असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल गया है। तमाम ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जहां के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के फेक पोस्ट कर रहे हैं। ताजा मामला सपा सुप्रीमो से जुड़ा है, जहां एक ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर माफिया अतीक एनकाउंटर में मारे गए उनके बेटे की समाधि पर श्रद्धांजलि देने की बात लिखी है। मनोज श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने फेक पोस्ट किया है और इसका संज्ञान सपा नेताओं ने लेते हुए चार्ज टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोभनीय भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है लगातार, इसके एक्स पर आप जाकर के देखेंगे तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉर्ज टाउन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहाँ तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की होगी। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन तारा के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान कार से 38,35,000 रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान जिनके पास से पैसे मिले, उनका कहना है कि वे राजपुरा पटियाला पंजाब जा रहे थे, जहां ये कैश किसी को देना था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38.5 लाख रुपए कैश लगभग मौजूद था और इसमें जो गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति हैं, उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। जो 5 युवक हैं उनसे आगे एसडीएम और सीओ की कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। मथुरा के छाता कोतवाली में उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह और क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी का आयोजन किया गया है। वहीं दोनों अधिकारी से लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया है, जहां दोनों अधिकारियों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया है।
और आयोजित की गई थी, जिसमें सभी समाज के लोगों को बुलाया गया था, जिससे सौहार्दपूर्वक होली का त्यौहार हो या शिवरात्रि हो या रमज़ान का त्यौहार हो, उसको पूरी तरह से मनाया जा सके। सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में शिवरात्रि का त्यौहार, रमज़ान का त्यौहार और होली का त्यौहार आने वाले हैं। तो सुरक्षा के सभी इंतज़ाम जो हमने किए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया और लोगों से अनुरोध किया गया कि आप सब लोग मिल-बाँट कर शांति से त्योहारों को मनाएंगे और अगर कोई भी घटना होती है उसको रोकेंगे, उससे पहले हमें सूचित करेंगे और किसी भी खबर को उसको फैलाएंगे नहीं और प्रशासन को अवगत करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर के पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी गांवों से, छाता नगर से भी सभी संभ्रांत नागरिक यहां पर आए। इस दरमियान त्योहारों पर होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में प्रशासन ने जानकारी लेते हुए और वहाँ जो व्यवस्थाएं करनी है प्रशासन को उनकी जानकारी लेते हुए उन्हें सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा यहाँ जो कुछ लोकल स्तर पर भी कुछ समस्याएं लोगों के द्वारा उठाई गई, जैसे कि पैगाम रोड से एक यहाँ पे ईंटों के कॉमर्शियल जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनकी वजह से रोड जाम की समस्या से के बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया। उसके बारे में माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय ने और हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी उसको भी रुकवाने का काम प्रशासन। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर